ये पिछले साल की बात है जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और मैं अपनी आम ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। मैंने कुछ समय पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग रहना शुरू किया था और अब मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। खैर, मैं किसी भी नौकरी को शुरू करने के लिए बहुत बेताब थी और दिन रात क्रेग्सलिस्ट पर नौकरी की तलाश करती रहती थी। मुझे ये तक याद नहीं कि मैंने कितने लोगों को अपनी एप्लीकेशन भेजी थी। काफ़ी लोगों को संपर्क करने के बाद मुझे किसी एक की तरफ से जवाब आया। वो आदमी खुद को अपाहिज बता रहा था, जिसे सुबह शाम के काम के लिए कोई चाहिए था। उसकी बीमारी के बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया वो थी इस काम को करने की कमाई। पहले मैं देखभाल का काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि किसी अपाहिज की मदद करना कितना ही मुश्किल होगा। इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी। उस आदमी ने अपना पता बताया और मैं अगली ही सुबह वहां पहुंच गई। वो आदमी एक अपार्टमेंट में रहता था। आसपास का पड़ोस शांत था और उस बिल्डिंग को देखकर लग रहा था कि उसे भी मरम्मत की जरूरत थी। सच कहूं तो मैं ये सब देखकर हैरान नहीं थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक आवाज आई, दरवाजा खुला है, प्लीज अंदर आ जाओ। अंदर घुसने पर मैंने 50-55 साल की उम्र के एक आदमी को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा। उसका चेहरा काफी अजीब सा था और उसकी आंखें बहुत लंबी। उसके सर पर कमजोर कांटेदार बाल थे जो देखने में किसी बेघर आदमी जैसा लग रहा था। उसके ऊपर उसके 2 दांत बहुत ही लंबे और बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिसकी वजह से वो और भी अजीब लग रहा था। पास आओ बेटी, ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। ये बूढ़ी आंखें अब ठीक से काम नहीं करती। हाय, मेरा नाम एमी है। हमारी फोन पर बात हुई थी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम सिर्फ होशियार ही नहीं, खूबसूरत भी हो। मुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। आजकल मुझे तुम जैसी लड़कियां कम दिखती हैं। अब ये सुनने में जितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं वहां आ चुकी थी और मुझे उसके पैसों की जरूरत भी थी। मैंने अपने जैकेट हुक में टांगी और उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो, पहले मैं क्या करूं? क्यों ना हम नहाने से शुरुआत करें। मैं 1 हफ्ते से नहीं नहाया हूँ। ओह नहीं, इसकी हालत तो बहुत ही बुरी है। लेकिन मैं जानती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने उसकी व्हील चेयर पकड़ी और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ, अब मैं अकेले रहता हूँ। मेरी बीवी 3 महीने पहले गुजर गई। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। ओह, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर। तुम मुझे डैनियल बुला सकती हो। ठीक है डैनियल। जैसे ही हम बाथरूम के अंदर पहुंचे तो मैंने टब के अंदर गंदा पानी भरा हुआ देखा। वहां इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं उल्टी करने वाली थी। इस गंदगी के लिए माफ करना। मेरी टांगे अब काम नहीं करती, जिस वजह से मैं अपार्टमेंट को साफ नहीं रख पाता। वेल, आपको इसके लिए भी मदद ले लेनी चाहिए। हाँ, मैं क्रेग्सलिस्ट इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ। शायद अगली बार। ये कमाल है ना कि आप इंटरनेट की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप किसी से भी आसानी से मिल सकते हैं। हाँ, प्लीज आप अपनी शर्ट उतारिए ताकि मैं आपको नहला सकूं। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने अपनी टी शर्ट उतारी। मैं ये देखकर हैरान थी कि उसकी छाती पर बहुत बाल थे। मैंने उसके शरीर पर बॉडी वॉश लगाया और उसे लूफा से साफ करने लगी। मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जगह जगह पानी और साबुन उछाल रहा था, यहां तक कि मेरे कपड़ों पर भी। ओके, तो तुम्हारा काम खत्म हुआ? क्या वाकई? लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मैंने अपने हाथ धोए और टॉवल उसकी तरफ फेंका। तुम्हारे हाथ काम करते हैं, है ना? खुद को अपने आप सुखा लो डैनियल। थोड़ा बहुत हाथ चलाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर खुद को सुखाने लगा, जैसा कि मैंने उसे कहा था। नहाने के बाद मैंने उससे कपड़े बदलवाए। यहाँ भी वो मुझे पागलों की तरह देखता रहा और अजीब ढंग से मुस्कुराता रहा। मैं उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई और उसके लिए खाना बनाने चली गई। मैंने उसके लिए इतना पास्ता बना दिया था कि वो 1 हफ्ते तक का काम चला सकता था, और फिर हाथ में 2 प्लेट्स लेकर वापस आई। एमी, इससे पहले कि हम खाना शुरू करें, क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकती हो? और देखो डैनियल, मुझे घर जल्दी पहुंचना है और मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत तकलीफों से भरी हुई है, इसलिए तुम कुछ। मैं तुम्हें इसके लिए $500 और दे सकता हूँ, तो फिर तुम दिन के $800 कमा सकती हो।
इसके बाद मैं ना नहीं कह सकी। इतने पैसों से मेरा कई हफ्तों का काम बन सकता था जब तक मुझे एक ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती। इसलिए हाँ, क्यों नहीं? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, मैं बस एक सुंदर महिला के साथ आरामदायक डिनर अनुभव करना चाहता हूँ। मेरी बीवी के कपड़े अभी भी अलमारी में टंगे हैं, क्यों ना तुम उसमें से कुछ पहन कर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। क्या वाकई तुम चाहते हो कि मैं $500 के लिए तुम्हारी मरी हुई बीवी के कपड़े पहनूं? प्लीज। मुझे लगा कि बेहतर ही है अगर वो मेरे कपड़े उतारने की जगह मुझे अपनी बीवी के कपड़े पहनने को कह रहा है तो। मैं उसके बेडरूम में गई और ओह माय गॉड, वहां बहुत सारी ड्रेसेस थी और उनमें से ज्यादातर नई थी। अजीब बात है ना, मैंने लाल रंग की ड्रेस चुनी और उससे पहनकर बाहर आ गई। वाओ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। चलो अब खाना खाते हैं, फिर मुझे जाना भी है। हम शांति से खाना खाने लगे। वो बस अपनी घटिया नजरों से मुझे देखता रहा और मैं अजीब महसूस करती रही, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी। जब तक उसके हाथ मुझसे दूर है मैं ठीक हूँ। मैंने खाना खत्म किया और वापस से अपने कपड़े पहन लिए। जब उसने मुझे मेरे पैसे दिए तो उसके हाथों ने मुझे अजीब ढंग से छुआ। ठरकी। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी जब उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई। हेमी, एक आखिरी चीज। अब क्या है डैनियल? मैंने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और वो अचानक खड़ा हो गया। उसने पास में बनी शेल्फ से कैमरा उठाया और कहा, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूं? मैं वहां से भाग गई। उसने मेरा पीछा नहीं किया। जब मैं घर वापस आई तो जोर जोर से रोने लगी। उसने जो पैसे मुझे दिए थे मैं उन्हें जला देना चाहती थी, लेकिन उन पैसों के लिए मैंने जो कुछ भी सहा था वो व्यर्थ चला जाता। मैंने पुलिस को उसकी रिपोर्ट लिखवा दी ताकि किसी और लड़की के साथ ये ना हो सके जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब पुलिस उसे ढूंढने गई तो उन्होंने बताया कि वहां कोई नहीं था। मैं एक वृद्ध आश्रम में केयर गिवर का काम करती थी। बूढ़े लोगों की देखभाल करना बहुत ही थका देने वाला और उदास काम है। उन्हें अपने आखिरी वक्त में इस तरह देखना और बार बार उनका अपने परिवार के बारे में पूछना जो उनसे मिलने तक नहीं आते थे, मेरा सर दर्द कर देता था। मेरे सुपरवाइजर मुझे हमेशा कहते थे कि मैं पेशेंट्स के साथ ज्यादा लगाव ना लगाऊं, क्योंकि ऐसा करने से अंत में मुझे ही तकलीफ होगी। लेकिन मैं शुरू से ही सहानुभूति रखने वालों में से रही हूं। तो एक दिन हमारे यहाँ एक नया पेशेंट डायन दाखिल हुई। वो 75 साल की थी और उन्हें भूलने की बीमारी थी। अब हर पेशेंट को, खासकर जिनकी हालत गंभीर रहती थी, उन्हें एक अलग से केयर गिवर दिया जाता था जो अपने काम में माहिर हो। और इसी तरह मुझे माइल्स के बारे में पता चला। वो सीनियर मैनेजर हुआ करता था, लेकिन उसका स्वभाव और बर्ताव दोनों ही गलत था। पहले तो वो दिखता ही बहुत अजीब था। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था जिसे देखकर किसी को खुशी मिले, और इसलिए सभी लोग उससे दूर रहते थे। मैंने सुना था कि वो नए कर्मचारियों के साथ बुरा और कठोर व्यवहार करता था। क्योंकि मैं वहां नई थी इसलिए मुझे पहले से ही डर लगने लगा था, और जब मुझे माइल्स के लिए काम करने को कहा गया तब तो मेरी हालत ही खराब हो गई। डायन के आने से पहले माइल्स ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इन सब फालतू बातों से मेरा वक्त बर्बाद मत करो, सीधे अंदर आ जाओ। मैं अंदर गई। माइल्स ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मैं बहुत डर गई। उसके देखने के अंदाज की वजह से उसके साथ आंखें मिलाना मुश्किल हो गया। तो तुम जरूर वो नई लड़की होगी, है ना? जी सर। चलो, कम से कम तुम देखने में तो अच्छी हो। मैं उसकी इस घटिया बात का मतलब तो समझ गई थी, लेकिन नई होने की वजह से मैं चुप रही। और वैसे भी औरत होने के नाते ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। माइल्स ने मुझे डाइन की दवाइयों का चार्ट पकड़ा दिया और मुझे मेरा काम समझाया। जितना कि मुझे याद है वो अपने ऑफिस में आराम से बैठने वाला था और मैं 2 लोगों का काम संभालने वाली थी। आखिर में मुझे काम करने के पैसे मिल रहे थे, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डाइन बहुत ही प्यारी और शायद सबसे आसान पेशेंट थी। उनके कोई नखरे नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्हें क्या चाहिए। मैं उन्हें सुबह उठाती और फिर नहलाने ले जाती। मेरा काम था उन्हें खाना खिलाना और वक्त रहते कहानी सुनाना ताकि वो अच्छे से सो सके। उन्हें मेरा नाम तो याद नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो मुझे पहचानने लगी। एक दिन जब मैं उन्हें नहला रही थी तो मैंने उनकी कलाई पर निशान देखे। ये देखकर मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती।
मैंने सोचा कि बड़े बॉस के पास जाने से पहले मुझे इस बारे में माइल्स को बता देना चाहिए। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंची तो मैंने उसे रीटा के नजदीक बैठे हुए देखा। वो वहां की एक और केयरगिवर थी। माइल्स उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर रीटा का डरा हुआ चेहरा राहत में बदल गया और मैं समझ गई कि वहां क्या चल रहा था। शायद माइल्स उसके साथ कुछ गलत करने वाला था, जैसे कि वो हर लड़की के साथ करता था। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकती? मुझे लगा उसमें आपका वक्त बर्बाद होगा। मैं जानती हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, लेकिन मुझे डाइन के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। माइल्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इस तरह से जवाब दूंगी। उसने रीटा की तरफ देखकर उसे बाहर जाने का इशारा किया। रीटा उसका इशारा समझ गई और किसी पिंजरे से बाहर निकलकर चिड़िया की तरह खुशी से उसके ऑफिस से निकल गई। उम्मीद करता हूँ कि यह बात जरूरी हो, वरना डाइन के कलाई पर निशान है। मुझे लगता है कि वो किसी और ने उसे दिए हैं। ओह, वो कुछ नहीं है। कभी कभी ये लोग बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमें इन्हें सीधा करना पड़ता है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, समझ में आई मेरी बात? हाँ ठीक है। अपने दिमाग में कई सवाल लेकर मैं उसके कमरे से निकल गई। मैं जानती थी कि माइल्स का डाइन के शरीर पर बने निशान से कोई संबंध था। क्या उसी ने ये किया था? उस रात मैंने रुककर ये देखने का फैसला किया कि माइल्स नाइट शिफ्ट में क्या करता है। करीब 9 बजे मैंने माइल्स को डाइन के कमरे में जाते हुए देखा। मैं चुपके से उसका पीछा करने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं आराम से अंदर देख पा रही थी। डाइन की दबी हुई चीख कमरे में सुनाई दे रही थी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। ये तो बस एक लहर है, इसका मजा लो। प्लीज रुको, मुझे डर लग रहा है। डायन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माइल्स उसे बुरी तरह हिला रहा था। उस लाचार बूढ़ी औरत को परेशान और तकलीफ में देखकर माइल्स बहुत खुश हो रहा था। तो ये पेशेंट के साथ ये सब करता है जब आसपास कोई नहीं होता? कैसा पागल आदमी है ये? फिर उसने बिस्तर को हिलाना बंद कर दिया और बाथरूम के अंदर चला गया। मैं नहीं देख पा रही थी कि वो अंदर क्या कर रहा था, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के बाद हाथ में सफाई का कपड़ा लेकर बाहर आया। वो पागलों की तरह हंसते हुए कपड़े को डाइन के मुंह के आसपास लाने लगा। ये लो बूढ़ी अम्मा, तुम इसी के लायक हो। ये लो। जिस कपड़े को वो डाइन के मुंह पर लगा रहा था उसे टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घिनने के मारे मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। किस तरह का इंसान है ये, और कैसे इसके बारे में कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की? शायद किसी ने कभी इसे ये सब करते हुए देखा ही नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग करने लगी। मैं उसे रोकना चाहती थी और डाइन को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे इस आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की जरूरत थी ताकि इसे नौकरी से निकलवाया जा सके। वो नाचता रहा और इसी तरह डाइन को परेशान करता रहा। दूसरी तरफ डाइन उसे अकेला छोड़ने की भीख मांगती रही। अचानक डाइन ने बिस्तर के बगल में पड़े टिश्यू बॉक्स को उठाया और माइल्स की तरफ फेंका। अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर भी वो बूढ़ी औरत लड़ना नहीं भूली थी। ओह, गुस्सा आ रहा है। हाँ, अब मैं तुम्हें असली सबक सिखाता हूँ। माइल्स ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे दूसरी तरह जोर से घुमाने लगा। ऐसा मत करो, रुक जाओ, रुको। क्यों? मुझे तो लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं बहुत सह चुकी हूँ, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अंदर जाकर उस आदमी की हड्डी पसली एक कर देना चाहती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भी जरूरी था, वरना कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता। जब मेरे पास काफी रिकॉर्डिंग हो गई तो मैं भागते हुए सुपरवाइजर के पास गई। मैंने उन्हें वीडियो दिखाई और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने माइल्स को फौरन अपने कमरे में बुलाया और पुलिस को भी इत्तला कर दिया। पहले तो उसने सभी इल्जामों पर इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो क्यों ही मानता, लेकिन फिर अपनी वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा फीका पड़ गया। डाइन के परिवार को भी सब बता दिया गया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि माइल्स को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे आज भी उसकी आंखों में वो गुस्सा याद है जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का बस एक मौका ढूंढ रहा है। मैंने उस दिन के बाद ना उसे देखा और ना ही उसके बारे में सुना, और सच कहूं तो उस इंसान के लिए मेरे मन में बहुत नफरत है। उसके बारे में सोचने पर ही मेरा खून खौलने लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी भी नौकरी कर पाऊंगी। मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। मेरा नाम एना है और मैं अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पलों में से एक को महसूस कर रही हूँ। ये एक दिन पहले की बात है जब मैं अखबार में नई नौकरी की तलाश कर रही थी। मैं सरकारी घर में रहती थी और मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए इस एक नौकरी ने मुझे आकर्षित किया। उसमें लिखा था असिस्टेंट चाहिए, और इसके लिए मुझे सिर्फ फोन करके अपना नाम और घर का पता बताना था। तो मैंने वही किया।
हेलो, मैं एक असिस्टेंट पोजीशन के लिए निकली नौकरी के लिए फ़ोन कर रही हूँ। क्या आपको ज़रूरत है? हेलो, बिल्कुल ज़रूरत है। क्या मैं तुम्हारा नाम और पता जान सकता हूँ? वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने उस आदमी को अपना नाम और पता दोनों बता दिए और उसने मुझे कहा कि मैं आज से ही आ सकती हूँ। उसने मुझे अपने कारखाने का पता बताया और मैं बस से वहाँ पहुँच गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस जगह से बहुत बदबू आ रही थी। जमीन पर कूड़ा बिखरा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वैसी नौकरी नहीं है जैसी मैंने सोचा था। एक लंबे प्रभावशाली आदमी ने मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो ना चाहते हुए भी मैं उसे देखकर निराश हो गई। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ चुका था और उसकी आंखें सांप की आंखों जैसी थी। उसके पतले होंठ नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे कि वो पहले से ही गुस्से में हो। तो तुम ही हो जो असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई हो, है ना? तुम्हारा काम है कि जरूरत के समय तुम्हें फर्नीचर और बाकी सामान हिलाना होगा, लेकिन तुम्हें डब्बे खोलकर नहीं देखने। यह है नियम नंबर 1। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अजीब लगता रहा। लेकिन उस आदमी ने अपना परिचय और मेरे काम के बारे में मुझे जल्दी समझा दिया और मैंने काम करना शुरू भी कर दिया। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो आदमी मुझे देख रहा है जब तक वो मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा नहीं हो गया और मुझे काम करते हुए देखने लगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उस आदमी ने मुझे अपना काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया और खुद गायब हो गया। रही बात उन डब्बों की जो मुझे उठाने थे, वो धीरे धीरे भारी होने लगे। इतना ही कि मेरे चलना मुश्किल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है और ये सोचकर मैं घबराने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। शायद मैं खुद को सुरक्षित रख सकती थी, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि जिज्ञासा से भरा इंसान कैसा होता है। मैं जानना चाहती थी कि उन डब्बों में क्या है, इसलिए मैंने उनमें से एक डब्बे को खोला। मूंगफली के कुछ दाने उसमें से निकलकर जमीन पर गिर गए। डब्बे के खुलने पर उसके अंदर से निकली बदबू सूंघकर मैं पीछे हट गई। वो किसी सड़े हुए सामान की महक थी और फिर मैंने उसे देखा। एक हाथ, एक सड़ा हुआ, मूंगफली के दानों में छिपा हुआ कटा हाथ। तभी मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वो उस मैनेजर की थी। वो मेरे ऊपर चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था। मैंने तुम्हें डब्बे खोलने के बारे में क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि इन्हें हाथ मत लगाना। उसके हाथ में एक हथियार था और वो उसका इस्तेमाल करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गया। उसने मुझे कुर्सी पर पटका और मेरे हाथ हथकड़ी से बांध दिए। अपने हाथ से अपने बालों को सहलाते हुए उसने लंबी सांस ली। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम अब एक गवाह बन चुकी हो। मैं तुम्हें मेरा काम करने के अच्छे पैसे देता, लेकिन क्यों किया तुम जान गई हो कि मैं क्या करता हूँ। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अब मुझे किसी को बुलाना होगा जो तुम्हें ठिकाने लगा सके। वो कमरे से बाहर निकला। उसका दुबला शरीर हवा में जैसे झूल रहा हो और मैं उन हथकड़ियों के साथ अकेले संघर्ष करने लगी। मुझे लगता है कि मैं उस वक्त खुशनसीब निकली कि मैं गरीब थी, क्योंकि मेरे पतले हाथ उन हथकड़ियों से आराम से निकल गए। हताश होकर मैं गोदाम से बाहर भागी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आदमी एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था और मैंने देखा कि वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। अगर उसने मुझे अभी पकड़ लिया तो मेरा काम खत्म। मैं तब तक भागती रही जब तक मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गई। हाँफते हुए मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उनमें से कुछ उस जगह पर जाने के लिए निकले और एक ऑफिसर मुझे घर छोड़ने के लिए, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार थी। जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। मुझे इस तरफ एक छोटा सा काम है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं शीशे में उसके शैतानी इरादे उसकी आंखों में देख सकती थी और फिर मुझे पता चला कि वो कहाँ जा रहा था। उसी गोदाम की तरफ जहां से मैं भाग कर निकली थी। मैंने गाड़ी के दरवाजे को पकड़ा और उसे खोलकर वहां से कूद गई, जबकि गाड़ी अभी भी चल रही थी। मैं तब तक भागती रही जब तक मेरे हाथ पैर दर्द के मारे थक नहीं गए। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊं या क्या करूं। जब मैं वहां डर के मारे बैठी थी तब अचानक मेरा फोन बजा। मुझे बिना परिचय के उस फोन को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने उठाया। मैंने दूसरी तरफ से आ रही आवाज को फौरन पहचान लिया। तुम सही नहीं सोच पा रही है ना? मैं तुम्हारे घर अभी आ रहा हूं। 1 इंच भी अपनी जगह से मत हिलना। मैंने फौरन फोन रख दिया और खिड़की से दूर हो गई। मैंने घर की सभी लाइट्स बंद कर दी और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मेरी घबराहट और डर बढ़ता जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने पागलों की तरह उस आदमी को अपना पता बता दिया था। उस वक्त मुझे इतना डर लग रहा था जितना पहले कभी नहीं लगा था। मैं बस इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी और बस ये सोच सकती थी कि अगर मैं इसी तरह शांत बैठी रही तो वो खुद ब खुद चला जाएगा। मैंने गाड़ी को मेरे घर के बाहर आकर रुकते हुए सुना और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो आदमी अपना इरादा बदल दे।
लेकिन फिर मैं दरवाजे का हैंडल घूमता हुआ देखती हूँ और मेरा दिल वहीं रुक जाता है। मैं जानती थी कि मैं मुसीबत में हूँ।